तो हमें उड़ने का शौक था। तो और हम ढूँढने लगे कौन सिखाएगा हमको योग, हमको मोक्ष चाहिए, हमको उड़ना है, हमको मोक्ष चाहिए, हमको उड़ना है। उड़ने का भी शौक था और मोक्ष का भी शौक था। तो हमारी माताजी समझती थी हमको बहुत अच्छी तरह। बोले देखो देखो तुम्हारा राजयोग का अनाउंसमेंट हो रहा है यहाँ बाजू में कहीं कुछ। हमारा राजयोग अरे किधर है? बोले नहीं इधर कोई मेला लगाया है कोई, तो उधर अनाउंसमेंट हो रहा है, ये राजयोग सीखे जाके देखो। तो हम गए वहां पे, बांगुड़ में रहते थे और बांगुड़ में उस समय सेंटर खुला हुआ था, जस्ट खुला था। तो नवरात्रि के समय वो वहां पे चैतन्य दुर्गा पहले साल बिठाए थे और अनाउंस कर रहे थे आइए राजयोग सीखिए, ये सब प्रदर्शनी लगे हुए थे। तो हम गए और उन्होंने बोला आज तो भीड़ है, आप कल आ जाइए सुबह, फॉर्म लिखवा के जाइए कोर्स के लिए। अच्छा ठीक है। तो हम वो भाई साहब बैठे थे, फॉर्म भरवा रहे थे। तो उनको हमने पूछा कि अच्छा मुझे ट्रैक सूट पहन के आना है, हाफ पैंट पहन के आना है, क्या ड्रेस पे आना है? तो बोला नहीं नहीं आप स्नान आदि करके ऐसे ही नॉर्मल सब हल्का कलर के ड्रेस में आ जाइए। अच्छा ठीक है। तो फिर जब वो फॉर्म भरने लगे, हमने बोला भाई साहब वो उड़ना सिखाएंगे ना आप? अब वहां एक डॉक्टर साहब बैठे थे, राजकुमार भाई, वो देखने लगे। उमर कुमार का ही था, बाबा सिखाते हैं। अभी हमें चेक करना है कि चारों ही तरीका हम आजमा रहे हैं या नहीं। पहला तरीका है मुरली से। पहला तरीका है मुरली सुनने से, जो हम सीखते हैं। मुरली में बाबा जो सीख दे रहे हैं, जैसे बाबा ने आज बोला कि सहनशील बनो, कोई तुम्हें दुख दे रहा है, तुम किसी को दुख नहीं देते हो, ठीक है, वो अटेंशन हुई। लेकिन कोई अगर तुम्हें दुख दे रहा है, आपको अगर दुख दे रहा है, तो कई बार आप दुख ले तो नहीं लेते हो। तो बाबा ये बता रहे हैं कि चेक करो। तो ये बाबा शिक्षा दे रहे हैं हम बच्चों को। तो एक है मुरली के द्वारा शिक्षा। दूसरा है आप जब विचार सागर मंथन करते हैं तो उसके द्वारा शिक्षा। विचार सागर मंथन के द्वारा शिक्षा जो मुरली सुनने से नहीं हो सकता है। मुरली सुनने के बाद विचार सागर मंथन करना है, उसके बारे में आगे आएंगे। तीसरा है देख कर शिक्षा। देख कर, देखा देखी। কিভাবে শিখেছো নাম এটা দেখে শিখেছি। দেখে শিখেছি मतलब देख कर सीखना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा जाता है। विद्या की, हमारी शिक्षा की बहुत ज्यादा ये है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अच्छा भाई जी आपका कितना समय हुआ है ज्ञान में? 10 साल के आसपास। अच्छा आपका बैच बहुत सुंदर है। किसने आपको बैच पहनना सिखाया? किसी ने सिखाया? नहीं सिखाया। तो आप बैच इस तरफ क्यों लगाए हैं? इधर क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं, राइट साइड में क्यों नहीं लगाए? দেখে শিখেছেন। দেখেছি সবাইকে দেখছেন বাঁদিকেই বেশিরভাগ লোক ব্যাচ পড়ছে। আচ্ছা স্কুল থেকে আর এখানেও বেশিরভাগ লোককেই देखেছেন बांदिके पर। तो नेचुरली किसी ने आपको बोला नहीं कि बाया तरफ बैच लगाओ, लेकिन आपने लगा डाला। ये क्यों हुई? इसको कहा जाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है। इस तरीके से कई शिक्षाएं जो है, बच्चे गाड़ी चलाते हैं, देखे हैं छोटे बच्चे, उनको खिलौना लाके दे, कैसे गाड़ी वो ऐसे करते हैं ना, तो सिर्फ वो आवाज क्यों नहीं करते हैं, या वो ऐसे क्यों नहीं करते हैं? गाड़ी बोलेगा तो स्टीयरिंग का अभिनय करता है। क्यों? उन्होंने पापा को, ड्राइवर को, या जो भी है गाड़ी चला रहे उसको ऐसा देखा है। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक हिस्सा ले लेता है। अब गड़बड़ इसमें ये है कि देखा देखी जब हम सीख रहे हैं, हम अच्छी बातें भी सीख रहे हैं और चलता है भी सीख रहे हैं। कुछ चलता है और वो व्यक्ति आपको बता रहा है या बता रही है अपने अनुभव से, दादियों के अनुभव हो या कोई व्यक्ति के अनुभव हो, बड़े होना जरूरी नहीं है। आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपके जीवन के क्या अनुभव रहा, ये तरकीब कैसे आपने हासिल किया, तो वो बता रहे हैं अपने अनुभव। अनुभव से भी सीखा जा सकता है, हाँ या ना? सीखा जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं।
और पांचवा है योग में बैठकर सीखना। जो सबसे शक्तिशाली सीख है जो योग में बैठकर आप सीखेंगे। तो ये 5 शिक्षा सीखने की विधि है। याद है 5 विधि कौन सा है? बताइए, रिपीट कीजिए। पहली विधि मुरली सुनकर, सेकंड विधि विचार सागर मंथन, तीसरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो सतत चालू है, सतत निरंतर चालू है। चौथा अनुभव से, क्लासेस सुनकर या किसी से बात करते हुए अनुभव से। हाँ, सोचिए आपका पैर सर्जरी किसी का हुई है और आप पूछ रहे हैं अच्छा कैसा होता है, क्या होता है, और आपके बाजू में और एक पेशेंट बैठा है जिसका ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है। तो बोला अरे नहीं ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आपको फिजियोथेरेपी देगा, थोड़ा दर्द होगा लेकिन उसमें गफलत नहीं करना, गफलत करोगे तो मुश्किल होगा। ये उनके अपने जीवन के अनुभव से दूसरे को बता रहा है, ये जरूर ठीक से करना, पहले 2 दिन तकलीफ होगा लेकिन बिल्कुल ये ठीक से करना, हमने ठीक से नहीं किया, गड़बड़ हुआ, नहीं तो ये आप जरूर करना। तो ये अनुभव से वो आपको बता रहा है और आप सीख रहे हैं। और पांचवा है योग पर बैठ के सीखना। तो इसमें से 1, 3 और 4 ये हम करते हैं, 2 और 5 थोड़ा सा कम करते हैं। तो इसके बारे में हम आपको आज कुछ बातें बताएंगे कि कैसे हमारा जमा का खाता, हमारे दिनचर्या जो है उस दिनचर्या में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने से बहुत महान अंतर हो जाता है। और वो महान अंतर आपको समझना जरूरी है। महान अंतर कैसे होता है मैं आपको पहले एक डेमो कराता हूँ सभी को। तैयार हैं आप सभी? ओके ठीक है। अच्छा बाबूजी ये यहाँ से फोन को हाथ खाली रखना, ठीक है? अच्छा अभी 2 पोजीशन है हाथ के, एक है ऐसा जहां पे ये आसमान की तरफ फेस कर रहा है और दूसरा है ऐसा जो जमीन की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है? तो आप हल्का रूप से ऐसे ही, उसको एकदम ऐसे करके रखने का जरूरत नहीं है। आपका काम होगा, हम जब आपको बोलेंगे आप, तो आप हाथ को घुमा के ऐसे कर लेना, और जब डाउन बोलेंगे तो आप घुमा के ऐसे कर लेना, ठीक है? क्लियर है? एक बार करिए आप और डाउन, ठीक है। अभी आप श्वास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं? माता जी श्वास चालू है ना सबका? ओके, तो आप जो श्वास ले रहे हैं अपने श्वास पर एकाग्र कीजिए, उसको रोकिए नहीं, थामिए नहीं, नियंत्रण नहीं कीजिए, बढ़ाइए नहीं, कम नहीं कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, श्वास जैसा चल रहा है चलने दीजिए। आपका काम होगा श्वास पर एकाग्र करना और देखना कि श्वास की गहराई में कुछ अंतर आ रहा है या नहीं। क्या देखना है आपको? आप जो श्वास ले रहे हैं, जब हाथ ऊपर कर रहे हैं और फिर जब हम नीचे करने के लिए बोल रहे हैं, डाउन बोल रहे हैं, उसके बाद आपके श्वास की जो गहराई है, ये जो भी गहराई आपका चल रहा है उसमें कुछ अंतर हो रहा है या नहीं, ये आप खुद को चेक करेंगे। ओके ठीक है, रेडी? एकाग्र होकर श्वास को अवलोकन कीजिए, नॉर्मल श्वास लेते रहिए हाथ को ऊपर करके। हाथ डाउन, हाथ को नीचे कीजिए, अवलोकन कीजिए। फिर से ऊपर कीजिए, देखिए कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं। फिर से नीचे कीजिए, क्या अंतर फील हुआ? ऐसे होने से क्या हो रहा है, ऐसे होने से क्या हो रहा है? आपके समय थोड़ा सा कान थोड़ा जोर जा रहा है, डाउन पे थोड़ा यानी कुछ अंतर हो रहा है। अच्छा ठीक है, या अगर कोई डॉक्टर बैठे हैं या कोई डॉक्टर से पूछ लेना
हाथ का यहाँ और यहाँ होने से आपके लंग फंक्शन का कोई रिलेशन है क्या? मेडिकल साइंस में नहीं है। हाथ का ऐसा होना और ऐसे होने से, और वो भी रिस्ट का, केवल रिस्ट का ऐसा होना और ऐसे होने से मेडिकली कोई कनेक्शन नहीं है इसका। पल्मोनरी कोई कनेक्शन इसका एलोपैथी में नहीं है, ना ही होम्योपैथी में है। तो ये क्यों हो रहा है? तो अब सवाल उठता है कि आपके हर छोटे चीज, तो हर चीज में अलग होगा। हाथ ऐसे रखे हैं कुछ अलग होगा, हाथ ऐसे रखे हैं तो अलग होगा। ये कौन सिखाएगा आपके लिए? कौन सा ठीक है, कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? हम तो हठ योगी नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है, कुछ तो हो रहा है, वो कौन सिखाएगा? तो आपको जागरूक स्टूडेंट बनना होगा, और सिखाएगा ये बूढ़ा बाबा। सीखेंगे आप, लेकिन आपको जागरूक होके बैठना है। मेरे बाबा से बहुत उलझना था कि बाबा आप कलकत्ता वाले हो, आप इतने कुछ जानते थे, और ज्ञान में आने के पहले यानी 1936 के पहले, शिव बाबा आने के पहले भी बाबा बहुत कुछ अभ्यास किए हैं, इतने सारे गुरु किए हैं और बहुत सारे अभ्यास बाबा को पता था। तो बाबा आप हम लोगों को थोड़ा और कुछ क्यों नहीं बताते थे? हमारा बहुत उलझना था, और हमने ये समझा कि ये बताया नहीं जा सकता है, बताने से भी समझ में नहीं आएगा। तो जब समझने का टाइम होगा तो वो बाबा समझाएगा हमको अनुभव के आधार से। इसीलिए योग में विचार सागर मंथन, योग, एकांत, इसका बहुत बहुत जरूरत है। आपको जागरूक होकर बैठना है कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। तो ये आपको बहुत अटेंशन के साथ अभ्यास करना होगा। तो अब हम दिनचर्या को देखेंगे कि सुबह से लेकर रात तक कुछ बातें जो हम करते हैं उसको अलग अंदाज से कैसे करें ताकि हमारा जमा का खाता बढ़े। ओके, ठीक है, राइट। नाउ सोचिए किसी ने कहा कि आप जहां खड़े हैं उतना जमीन आपका, आप जितना फैला के खड़े हो सकते हैं हाथ पैर, उतना जमीन आपका होगा। तो आप ज्यादा जमीन लेना चाहेंगे तो आप कैसे करके खड़े होंगे ताकि आपको ज्यादा जमीन मिले? पैर स्ट्रेच कर लेंगे या हाथ इतना स्ट्रेच करके फैलाएंगे, ठीक है? तो वैसे ही भाई लोगों को आगे आना है, थोड़ा आगे आ जाइए, नजदीक नजदीक आ जाइए, अच्छा है, और आगे आ जाइए। तो ऐसे हाथ फैला के खड़े हो जाएंगे और ज्यादा जमीन मिलेगी मुझे, ऐसा। तो बाबा की मुरली में भी आपको ऐसे हाथ फैला कर अच्छी तरह से सुनना है। ऐसे कैसे? इसको कहते हैं लॉन्ग आर्म अप्रोच। लॉन्ग आर्म अप्रोच आपने क्या सुना है? कानून के हाथ लंबे होते हैं, सुने हैं ना? लेकिन बाबा तो बड़े आसामी है, तो कानून के हाथ लंबे होते हैं। बाबा के हाथ भी, बाबा के शिक्षा के हाथ भी लंबे हैं। कैसे? कि मुरली सुनने के 4 स्टेजेस हैं। अब वो 4 स्टेजेस को आपको यूज करना है। हम बाबा के गॉडली स्टूडेंट्स को चारों ही स्टेज को यूज करना है। चारों स्टेज में यूज कर रहा हूं कि नहीं, चेक कीजिए, साथ साथ चेक कीजिए, खुद को आंसर दीजिए। फर्स्ट स्टेज है मुरली शुरू होने के थोड़ा पहले जो योग अभ्यास होती है वो बहुत जरूरी है। वो हमारा मनसा को बनाता है। तो रेगुलर मैं जो मुरली सुनता हूँ उसमें मैं योग अभ्यास कर रहा हूँ या नहीं, ये चेक कीजिए। मैं अगर मुरली में वो शुरुआत का योग अभ्यास अगर मिस कर रहा हूँ, पहले 10 मिनट 15 मिनट, तो मैं एक पार्ट मिस कर रहा हूँ। ये जो लॉन्ग आर्म अप्रोच है मुरली सुनने का, तो फर्स्ट पार्ट क्या हुआ मुरली सुनने का? शुरुआत के योग, मुरली थोड़ी देर के लिए एकांत का अभ्यास करना, बाबा को ग्रेटिट्यूड फील कराना, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। और जिसके अंदर जितनी कृतज्ञता की भावना है उतना आगे बढ़ेगा। कृतज्ञता जगाया नहीं जा सकता, है तो है, नहीं है तो नहीं है, कुछ किया नहीं जा सकता उसको। मेहनत थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन है तो है, नहीं है तो नहीं है। ग्रेटिट्यूड का भावना आपके अंदर अगर है तो आप बहुत खुश नसीब हैं।
क्योंकि बहुत आगे बढ़ सकेंगे कृतज्ञता की भावना का, सिर्फ बाबा के प्रति नहीं, हर चीज के प्रति, जिंदगी के हर चीज जो मुझे प्राप्त हुई है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं या नहीं। हाँ तो কি হয়েছে, সকলের আছে আমারও আছে, ঠিক আছে, আমার গাড়ি আছে, ঠিক আছে, তো আজকাল সকলেরই গাড়ি আছে, তো आई डोंट फील द ग्रेटिट्यूड ऑफ लाइफ, सबको मिला है, सबको वो है, मेरे को भी है, so this is not gratitude. सो मुरली के थर्ड स्टेज है कि कृतज्ञता, एंड फोर्थ स्टेज इज विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन शब्द है 99 का चक्कर, कौन कौन सुने हैं 99 का चक्कर। 99 और 100 में अंतर क्या है, कुछ है, एक का अंतर है, 0 और 1 में क्या अंतर है, एक का अंतर है, ठीक है। अच्छा, पानी बर्फ, बेटा पानी बर्फ और भाप में क्या अंतर है, पानी पानी है, बर्फ बर्फ है, भाप भाप है, बनता तो एक ही चीज से है। पानी को ठंडा करो तो बर्फ, और उसको एकदम बॉईल करो, तो मुझे पानी को बर्फ बनाने के लिए क्या करना होगा, फ्रिज में डालना पड़ेगा, लेकिन फ्रिज का टेम्परेचर कितना होने से वो बर्फ होगा, 0 से नीचे तुरंत बर्फ फॉर्म होगा, और जब अगर 0 से ऊपर आ जाए बर्फ नहीं रहेगा। आइसक्रीम को फ्रिज के बदले अगर फ्रीजर नीचे रख देते हो तो पिघल जाता है, और 100 से ऊपर जब पानी गर्म होती है तो वो स्टीम बनता है, ठीक है। 99 तक वो उबलता हुआ पानी रहेगा, लेकिन वो पानी ही रहेगा, वो स्टीम नहीं बनेगा। तो हमारे पुरुषार्थ में 0 से 1 और 99 से 100 ये इंसान खुद का कर नहीं सकता, इसके लिए गुरु का जरूरत होता है। 0 से 1 आप खुद कर नहीं सकते। दुनिया में शक्तिशाली लोग हुए हैं, हाँ या ना, बहुत सारे शक्तिशाली हुए हैं, सिकंदर भी शक्तिशाली थी, लेकिन हमारा जन्म हम खुद ले सकते हैं क्या, कोई जरूरत नहीं है किसी का मदद, मैं माँ के पेट से चल के निकल आऊंगा, मैं शहंशाह हूं, हो सकता है कोई, हमें निकालने के लिए दूसरों का मदद लगा या नहीं, हाँ या ना। अच्छा भाई राम बोलो, भाई राम बोलो जब हो जाएंगे, यशी बाबा भोलानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, तब 4 लोग लगेगा या नहीं लगेगा, या खुद ही बोल अरे तुम लोग हाथ मत उठाओ, मैं ही सो जाता हूँ डायरेक्ट चल के, उधर ही ऐसा होता है। तो 0 और 100 में मदद लगा या नहीं किसी का, उसी तरीके से आपके आध्यात्मिक जन्म और आध्यात्मिक समापन के लिए भी मिनिमम 2 लोगों का मदद लगेगा आपको, मिनिमम, हो सकता है वो एक ही व्यक्ति हो। ब्रह्मा बाबा के केस में वो मदद शिव बाबा ने किया था ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि ये एक ही बच्चा है शिव बाबा का, हम लोग सब कौन है, बच्चे नहीं, हम लोग पोतरे धोतरे मेरा एक ही बच्चा है, तो ऊपर से खींचने वाला शिव बाबा था, और इनको परिचय भी शिव बाबा ने दिया क्योंकि ये पहली आत्मा है। लेकिन आपको आपका जन्म किसने दिया, जिसने आपको बाबा का परिचय दिया, आपका कोर्स कराया, वो आप बर्फ से पानी बने, 0 to 1, ठीक है। तो आपके जो भी बहन हो, भाई हो, माता हो, जिसने आपको कोर्स कराया, जिसने आपको निश्चय बिठाया कि यही भगवान है और आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो और आप इस कुल के हो, वो जो निश्चय जिस व्यक्ति ने बिठाया वो आपके अलौकिक टीचर है, और उसने आपको 0 to 1 किया। और उसी तरीके से आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, आप संपन्न बन ही नहीं सकते हैं और किसी के मदद के बिना। 99 से 100 मनुष्य बन ही नहीं सकता है, कोई मनुष्य बन नहीं पाया, हम लोग भी बन नहीं पाएंगे, उसके लिए मदद लगेगा, उसी के लिए गुरु का इतना महत्व है। अब बीच का पुरुषार्थ पूरा आपका, 1 से लेकर 99, बाबा परसों कह रहे थे बच्चे पुरुषार्थ तो तुम्हें करना है, करना तो तुम्हें है, कल ही कह रहे थे शायद, तो करना आपको है, लेकिन लास्ट जो है 99 to 100 वो आप खुद कर नहीं सकेंगे।
और 0 to 1 भी आप खुद कर नहीं सकेंगे, इसीलिए आपको परिचय मिलना, किसी को साक्षात्कार हुआ होगा। सागर मंथन आपका खुद का पुरुषार्थ है और बहुत जरूरत है, एक थ्रेशोल्ड है, और वो थ्रेशोल्ड मैं समझाने के लिए उदाहरण दिया कि बर्फ, पानी और भाप में कितना अंतर होता है। हम लोग अभी बीच वाले रास्ते में है, कोई 10 में है, कोई 20 में है, कोई 30 में है, 35, 40, 55, कोई 99 में रुके हुए हैं। हाँ, लेकिन 99 से 100 हम खुद बन नहीं सकेंगे, उसके लिए उस्ताद चाहिए। अब आप डिसाइड नहीं करेंगे वो उस्ताद कौन है, वो डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। जैसे झाड़ के चित्र में क्या दिखाया गया है, आप कौन सी बिरादरी के हैं, तो आपको संपन्न बनाने के लिए कोई फिक्स निमित्त है, बाबा है ही, लेकिन और कोई फिक्स निमित्त है, वो आपको संपन्न बनाएगा। इसीलिए भाई बहने, आपको जो टीचर मिला है ना, वो आप आत्मा के लिए एकदम फिट है, एकदम फिट है, आपको ठिकाने में पहुंचाएगी। आप बोलेंगे नहीं वो टीचर बहन जी अच्छी है, ये हमारे टीचर बहन जी इतने उमंग उत्साह वाला नहीं, आपको वैसा ही चाहिए। हमारे अंदर बिल्कुल धीरज का संस्कार नहीं था, बिल्कुल नहीं था धीरज का संस्कार, और हम बॉम्बे में रहते थे। अब पुणे में ट्रांसफर हुआ, अब माता जी हमारी बड़ी खुश, पुणे में ट्रांसफर है, इसका वेदर बहुत अच्छा है। माता जी कहते तू जिधर जाना है जा, हमको और इधर उधर भगाना नहीं। हम बोले माता जी इतना ढीला ढाला लोग। हम हमारी टीचर बहन जी को कहते हैं, बॉम्बे में 7 प्रोग्राम एक दिन में किए हुए हैं, ऐसे सेंटर्स पे रहते थे हम, और पुणे में आए, हम हमारी दीदी को कहते हैं दीदी जी ये प्रोग्राम करना है, तो हमारी टीचर बहन जी कहती है देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। हम बोला अरे देखेंगे, सोचेंगे, विचार, हर चीज में बहन जी कहती है देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, और हम उछल रहे हैं दिन में 7 प्रोग्राम करने वाले। लेकिन बाबा को अगर मुझ आत्मा में धीरज भरना है, धीरज का ट्रेनिंग तो ऐसे ही होगा, आपको रुकना पड़ेगा, आपको सहन करना पड़ेगा, आपको शांत होना पड़ेगा। धीरज का ट्रेनिंग तो सेवा देने से तो धीरज बढ़ेगा नहीं ना। यू नीड टू एंड्योर, आपको एंड्योर करना होगा। तो उसके लिए कैसा टीचर चाहिए, उसके लिए वही देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, इतना जल्दी क्या है, आराम से, ऐसे ही टीचर चाहिए। तो हम अगर उस चीज को ठुकरा कर चले जाते ऐसे कोई स्थान पर, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मैं वो स्थान पे चले जाऊं, तो मेरा वो संस्कार बनता क्या? अब जरा सोचिए, माताओं का आप और कहीं जन्म हुआ है, और कोई एरिया में, आप यहाँ क्यों आ गए? आप फूल बागान में क्यों आ गए? आप राय बागान में क्यों आ गए? आप तो थोड़ा खिसक के और कहीं चले जा सकते थे, शियालदा चले जा सकते थे, और कहीं चले जा, आपको यही सेंटर क्यों मिली? कुछ तो कारण होगा, ऐसे ही हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता। आपका कुछ लेसन्स हैं जो आपको सीखना है। आपको आपका पतिदेव क्यों मिला, या पतिदेवों को, भाई देव भाइयों को देव नहीं कहा जाता है, ये पता नहीं क्यों, भाई लोग को, हम लोग को और पुरुषार्थ करना है। महिलाओं को कहा जाता है देवियां, और भाइयों को कहा जाता है सज्जनों। देवों कहा नहीं जाता है, भाई देव लोग पुरुषार्थ करो थोड़ा, देवियों और सज्जनों। एयरलाइंस में भी अनाउंस होता है ना, देवियों और सज्जनों, देवियों और देवताओं नहीं। तो भाई लोगों को आपको ऐसे ही पत्नी क्यों मिली? तो आपको, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो घर वाले हैं, आपके जो माहौल है, आपके जो बॉसेस मिले हैं, आपके जो बॉस हैं, आपको जो निमित्त टीचर बहन मिली है, वो बेस्ट फिट है। ड्रामा ने चुन चुन कर वैसे ही मैचिंग दिया है जिससे आप संपन्न बन सकते हैं। उस बात को आपको स्वीकारना है। जीवन एक बहुत बड़ा स्कूल है, एक बहुत बड़ा व्यायामशाला है। आप उस जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं आत्मा को सशक्त बनाने के लिए,
और इसीलिए वो सबक, वो शिक्षा आपको लेना ही होगा। आप जीवन से कंटिन्यूअसली अगर केवल उसको कोसते रहेंगे, यानी कंप्लेन करते रहेंगे, तो आप सशक्त नहीं बनेंगे। आप कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब मैं अगर कंप्लेन कर रहा हूं उसका मतलब मैं कमजोर हूं, तो मुझे कैसे जीतना होगा, मुझे सशक्त बनना पड़ेगा। और आप जितना भी रोते रहिए, जिंदगी भर हम रोते रहे, और पिछले जिंदगी में भी मैं रोया हुआ हूं शायद उसी चीज पर, क्योंकि ये मेरी संस्कार की कमी है। तो विचार सागर मंथन बहुत जरूरी है, जिससे हमारी बत्ती जगेगी कि मुझसे कौन सी गलतियां हो रही है। मिनिमम 20 मिनट, 20 मिनट से नीचे कुछ काम ही नहीं आएगा। जैसे मैं बोला ना, प्रेशर कुकर में कितनी सीटी लगा रहे, तो कुछ काम ही नहीं होगा 20 मिनट से नीचे करेंगे। मिनिमम 20 मिनट्स लिख के करना है। और एक मनोविज्ञान में एक मेथड है जिसको कहते हैं फ्री फ्लो कैथारसिस। कैथारसिस क्या है माता है? कैथारसिस करते हैं आप लोग? करते हैं। कपड़ा मेलने के समय, टांगने के समय, सुखाने के पहले क्या करते हैं माता है? ऐसे करते हैं, झाड़ देते हैं और निचोड़ते हैं। कई बार पानी, एक्स्ट्रा पानी डालते हैं, उसको कैथारसिस कहते हैं। निंगड़े नैन, निचोड़ना, उसको कैथारसिस कहा जाता है। तो अंदर में जो भी है उसको निकाल डालिए, उसको कैथारसिस कहा जाता है। अब कैथारसिस होने के लिए कम से कम 20 मिनट आपको फ्री फ्लो लिखना है। कितना मिनट? 20। कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। पेन रुकना नहीं चाहिए, पेन रुकना नहीं चाहिए। आपने एक पॉइंट उठा लिया, सहनशीलता जीवन में कैसे धारण करें। मैं सहनशीलता की देवी हूं, ये बाबा ने कह दिया। इसको मैं जीवन में कैसे, ये टॉपिक लेके आप उठाए, मेरे जीवन में मैं कैसे धारण करूं। आप लिखने बैठे, 20 मिनट आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। कुछ भी लिखिए, रुकना नहीं चाहिए। बुलेट्स में नहीं लिखना है, लंबा लिखना है। बुलेट समझते हैं? पॉइंट्स में नहीं लिखना है। कर भला तो होगा भला, सहनशीलता अच्छा है, सहनशीलता होने से झगड़ा नहीं होगा, नहीं, ऐसे करके नहीं लिखना है। ये कंटिन्यूअस लिखना है। कैथारसिस नहीं होगा फिर। वो एक पॉइंट लिख लिया, 2 पॉइंट लिए, ये तो आसान, ये दूध में पानी मिलाने जैसे बात होगी। ये नहीं करना है। आपको कंटिन्यूअस लिखना है और लिख के ही करना है, लिख के ही। पेन रुकना नहीं चाहिए। आपको जबरदस्ती अपने थॉट्स को, और थोड़ा हो जाएगा, কিভাবে হবে, আরে কিভাবে হবে করে তো দেখুন, ট্রাই করুন, একবার দুবার তিনবার হবে। वी आर डूइंग इट, पीपल आर डूइंग इट, होगा। आप प्रयास कीजिए। बोलेंगे नहीं जी, कागज खराब नहीं करेंगे, पर्यावरण को बचाना है, ये सब बहाना है। पर्यावरण को बचाइए, 2 आंबा का झाड़ लगाइए, वो सब करिए, लेकिन आप कागज में लिखिए, लिख के ही करना है। और आप देखिए क्या अंतर आता है। ठीक है, जस्ट अंतर क्या आता है देखिए। तो ये 4 चीज आपको करना है। मुरली के पहले थोड़ा देर योगाभ्यास करना है, उसको मिस नहीं करना। फिर ध्यान से मुरली सुनिए, और मुरली सुनते समय देखिए कि बाजू में कोई आके बैठ रहा है, कोई आगे पीछे हो रहा है, तो मेरा आंखें इधर उधर होता है या नहीं। अगर आंखें इधर उधर जाती है तो मैं अभी तक, मेरा बुद्धि एकाग्र नहीं हुआ है। कोई मरे, कोई जिए, मेरे ऊपर कोई गिर जाए, आपको हिलना नहीं है। फुल एकाग्रता के साथ मुरली सुनना है। तीसरी बात, जैसे बोला, मुरली के बाद बाबा को ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिए। और चौथा स्टेप है विचार सागर मंथन। तो कितना देर समझ लिए? 20 मिनट्स विचार सागर मंथन, और लिख के करना है, रुकना नहीं है। कोई एक पॉइंट उठा लीजिए और अपने जीवन से रिलेटेड कुछ पॉइंट उठाइए, उस पर विचार सागर मंथन कीजिए। नई नई चीज बाबा टच करेंगे। आप आधा घंटा, 20 मिनट से आधा घंटा अगर लिखेंगे, उसमें 1 या 2 ऐसे पॉइंट निकल आएगा जो आपके जीवन के लिए वरदान होगा और बहुत सुंदर अनुभव होगा। और जो बुजुर्ग हैं, उनके संतुलन, मानसिक संतुलन बहुत अच्छा हो जाएगा। बिकॉज यू आर थिंकिंग, आप पॉजिटिव थॉट्स ला रहे हैं, इतने पावरफुल थॉट्स ला रहे हैं, तो आपके मानसिक संतुलन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये था मुरली। अब हम चलते हैं, चलते फिरते योगा, वही वॉकिंग कौन करते हैं? आपने ये समझ लिया कि जो
समय लेकर एक्सरसाइज के लिए वॉकिंग करते हैं वो लेके, देखिए ये हमारे परसेप्शन है। तो आपने वॉकिंग किया तो सभी वॉकिंग करते हैं या नहीं, घर में, ऑफिस में, ये रूम से वो रूम। तो वॉकिंग के साथ स्वामान को जोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, और हमें करना ही है। अब हम उसको डेमो कर रहे हैं, फिर आप लोग सब अपने करना। अभी जगह की कमी के कारण आप लोग अपने जगह पे खड़े होके करना, मैं अभी उठिए नहीं, पहले देख लीजिए आपको क्या करना है। सो वॉकिंग ये केवल वॉकिंग के लिए नहीं है, लेकिन ये श्वास के साथ भी आप ऐड कर सकते हैं, पानी पीने के साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो कोई एक छोटा सा सामान ले लेना जो आपको भरना है। और बच्चों का वो शूज होता है, वो देखे हैं वो लाइट वाले शूज छोटे बच्चों का, अरे वो बहुत बढ़िया, मैं ढूंढ रहा हूँ बड़ा वाला, बड़ों का कोई लाइट वाला शू, वो टिक 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 आवाज होता है ना, वो एक शू हमें खरीदना है। अरे बड़े अच्छा है वो शू सामान के लिए। आप सोचिए आपके पैर के नीचे ऐसे कोई छोटे दो मशीन लगी हुई है, पंप लगा हुआ है। जैसे ही आप एक पैर रखेंगे तो आपके अंदर आत्मा तक सामान कूट कूट के भरेगा। जैसे आप सोचिए, अनुभव करना चाहते हैं शांति का, ठीक है, शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो आप कैसे चलेंगे? आप इस तरीके से चलेंगे। मैं यहाँ चल के जस्ट डेमो करके बता रहा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, हर कदम में मुझे शांति की अनुभूति हो रही है। विथ एवरी स्टेप आई एम एक्सपीरियंसिंग पीस। हर कदम में मैं शांति की अनुभूति कर रहा हूँ। विथ एवरी स्टेप मुझे शांति की अनुभूति होती जा रही है। ओके ना, मुझे आत्मविश्वास बढ़ाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाना है। तो मैं क्या सोचूंगा, जैसा जैसा मैं चलता जा रहा हूं, हर कदम में मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। विथ एवरी स्टेप आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। हर कदम में मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। विथ एवरी स्टेप आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, इस तरीके से आप 5 या 10 मिनट चलेंगे। सोचिए आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, या वॉकिंग जब कर रहे हैं, यहाँ से घर जा रहे हैं, आप एक सामान उठा लीजिए और हर कदम में आप उस सामान का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आप सभी अपने जगह पे करना, मैं चाहता हूं सिर्फ यहाँ का दो लाइन खड़े हो जाए। ये भाई लोग खड़े हो जाइए सभी, और ये आपके बोरिया बिस्तर जो है इसको थोड़ा बीच में कर दीजिए, बीच में रखिए। ये आपके शरीर में वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए पानी चाहिए। अच्छा ठीक है, बहन जी गिन रही है, तो इधर वालों को गिने हैं क्या, बता दूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लोग ज्यादा खाने वाले नहीं है। खाने वाला का, अच्छा खाने वाले का नहीं है। बुजुर्ग माता है, लोग आधा 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 ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये जो है पानी पीना, ये एक नैसर्गिक जैविक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नीड्स। इसके साथ मैं एक दूसरा प्रोसेस को जोड़ रहा हूं, और इसको बार बार जोड़ने के कारण पैवलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ये था कि कुत्ता को खाना दिया जाता था, और कुत्ता के सामने जब आप खाना लाते हैं तो उनके मुंह से पानी निकलता है, ये आपने देखा भी होगा। और थोड़ा अगर देर होता है तो उनसे रहा नहीं जाता है, वो एकदम छलांग लगा के आपको भाई दे दो, और उनके मुंह से लिटरली पानी निकलता है, सलाइवा फॉर्मेशन होता है। ये हमारे साथ भी होता है खाने के समय। नाउ पैवलोव ने क्या किया, कुत्ता को जब खाना दे रहे हैं उसके साथ उन्होंने एक घंटा बजाना शुरू किया, घंटी बजाना शुरू की, और एक लाइट भी ऐसे ब्लिंक करना शुरू किया। तो अभी एक ही बात लेते हैं घंटे का। तो कुछ दिन जब कुत्ता को खाना दिया जाता था उसी टाइम घंटा बजाना शुरू किया उन्होंने। 1 हफ्ता के बाद, 7 दिन के बाद, 7 दिन में उन्होंने, कुत्ता ने 14 बार खाना खाया, दिन में 2 बार। 14 बार प्रैक्टिस के बाद अब केवल घंटा बजाया जा रहा है खाने के टाइम पे, और खाना नहीं लाया जा रहा है। तो पैवलोव ने देखा कुत्ता उतना ही उछल रहा है जैसे कि उनके पास खाना है, और उनके मुंह से उतना ही
पानी निकल रहा है, सलाइवेशन फॉर्म हो रहा है, जैसे कि उसके मुंह में खाना पहुंच गया है। इसको पैवलोव ने कहा, इसको कहा जाता है प्रोग्राम्ड कंडीशनड रिफ्लेक्स। हम लोग जो करने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली कंडीशन रिफ्लेक्स है। हम क्या करेंगे, हम अध्यात्म का अभ्यास कर रहे हैं, तो पानी पीने का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के साथ जैसे ही ग्लास मेरे हाथ पे आया और मैं उसी ग्लास से रेगुलर पानी पीता हूं, तो उस पानी पीने के साथ मैं एक पर्टिकुलर कोई सामान को कंडीशन करने वाला हूं। और जैसे ही मैं पानी पीऊंगा, कुछ दिन कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, जबरदस्ती तरीके से पुरुषार्थ कर मैं सोचूंगा कि ये स्वमान का, एक ही स्वमान का, लेकिन एक दिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तीसरा मैं शीतल योगी हूं, तीसरा मैं मास्टर हनुमान हूं, चौथा मैं मास्टर भगवान हूं। इसमें से कुछ भी बनेगा नहीं। आपको दही ज्यादा तक कुत्ता सोचेगा ये पागल है, क्या कुछ करता रहता है, इससे कुछ खाने का लेना देना नहीं है। लेकिन जब 7 दिन कुत्ता ने देखा कि अरे जैसे ही घंटी बजाता है तो खाना आता है, तो उसके दिमाग में बैठ गया घंटी बजना माना खाना आना, और खाना आने के कारण जो मुंह से पानी निकलता है वो निकलना शुरू हो गया। तो कंडीशनिंग हो गया, खाना बीच में से हट गया, घंटी मतलब मुंह में पानी, ऐसा हो गया। और हमारे यहाँ क्या होगा, बाबा क्या कराएगा हम लोग को, हाथ में गिलास मतलब सोमान शुरू। समझ रहे हैं? ये प्रैक्टिस आपको करना होगा। हाथ में ग्लास आई मतलब स्वमान शुरू हो गया, लेकिन इसके लिए आपको 100-150 बार कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद वो नेचुरल हो जाएगा। कौन सा स्वमान लेंगे, कौन सा स्वमान लेंगे? नहीं, आप वो स्वमान लेंगे जो आपको जरूरत है। आप वो सामान नहीं लेंगे जो आपको पसंद है। सोचिए आप बड़ा शांत माता जी ऐसे देखने में शांत लग रही है, भाई सबको पूछने से पता चलेगा शांत है कि नहीं, बट माता जी ऐसे शांत लग रही है जनरल। तो माता जी प्रैक्टिस करती है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, यही मुझे अच्छा लगता। अरे माता जी आप तो आधा कल्प से शांति हो, अभी आपको शक्ति का पाठ बजाना है, तो आपको चाहिए शक्ति स्वरूप। और ये माता जी बड़े बोले हैं, सोचिए बड़े बोल वाला। और माता जी प्रैक्टिस करें, मैं ज्ञान गंगा हूँ। अरे माता जी आप तो शीतल शांत स्वरूप बनो, आपके लिए शांत चुप बैठना जरूरी है। और आप कहकर मैं ज्ञान गंगा हूँ, ऐसे ही मुंह खोल के सब परेशान है माता जी से, ऐसा नहीं। लेकिन अभी आपको चुप बैठना है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं अंतर्मुखी सदा सुखी हूँ, वो प्रैक्टिस करना है। माता जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं ज्ञान गंगा हूँ। आप शांत स्वरूप है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। भाई राजयोग सतयुग में होगा क्या होगा? तो राजयोग दवाई है भाई साहब, दवाई है। ये ऐसे खेलने का खिलौना नहीं है, ये सतयुग का आइटम नहीं है, ये दवाई, ये ट्रीटमेंट के लिए दवाई है। तो जो स्वमान प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका चॉइस वाला स्वमान नहीं चलेगा। आपको जरूरत क्या है वो स्वमान आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा, अरे तेरे को शांत स्वरूप होना ही नहीं है, तेरे को शक्ति का जरूरत है, तेरे को धीरज का जरूरत है, तेरे को संतोष का जरूरत है। तू बड़ा असंतुष्ट है, हर चीज में असंतुष्ट है। हाँ दीदी ओनाके सेवा दिए नामाके सेवा देयনি, दीदी ওনাকে বড় টলি দিচ্ছে না আমাকে বললো এই নাও ভাঙা তোষাটা নাও। আমি ভীষণ অসন্তুষ্ট हर चीज में। ওই দেখো दीदी ওনাকে মাতাকে জায়গা করে দিলেন, আমাকে বললেন তুই নিচে বসে পড়, আমি ভীষণ অসন্তুষ্ট। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो मैं पवित्र आत्मा, मैं शांत स्वरूप, नहीं होगा। आपको मैं संतोषी देवी प्रैक्टिस करना होगा। ओके, तो सामान कौन सा लेना है जो जरूरी है, जो आप। जैसे ही मैं ग्लास हाथ में लिया, मैं संतुष्टता का अनुभव कर रहा हूं। हर सिप में मैं गहन संतोष का अनुभव करता जा रहा हूं। बाबा का हाथ मेरे मस्तक पे है, और जैसे जैसे मैं पानी पीता जा रहा हूं, समग्र शरीर में और आत्मा में गहन संतोष की अनुभूति हो रहा है। मैं भरपूर आत्मा हूं, मैं संतुष्ट आत्मा हूं। ये कॉन्शियसली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। अभी मैं पानी पीता हूं। मैं संतुष्ट बनी आत्मा हूं, फील कीजिए। फिर एक सिप लीजिए और ढक 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 करके ऐसे करके पानी नहीं पीजिए। स्वमान नहीं होगा ना, आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। और ऐसे भी वो बोलते हैं कि सलाइवा के साथ जाएगा तो अच्छा रहेगा।
ये आप मीटिंग में भी कर सकते हैं, या आप सेट होकर काउंटर में बैठे हैं वहां पे भी प्रैक्टिस कर, किसी को पता नहीं चलेगा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या सौमान का। एक दो बोले আরে এত ধীরে ধীরে জল খাচ্ছিস কেন, কি হয়েছে, শরীর ভালো নেই? ওরা না শরীর ভালো আছে, সবকিছু ভালো আছে, খুব ভালো আছে, জলটা খুব ভালো লাগছে ওই জন্য ধীরে খাচ্ছি। ओके, इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। आप बोलेंगे सिर्फ जल में ही होता है क्या? नहीं, जल में नहीं होता है, चाय के साथ भी हो सकता है। कोई भी चीज के साथ, श्वास के साथ, खाना खाना, पानी पीना, चाय पीना या चलना, इसके साथ आप कंडीशनिंग जोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? कोई क्वेश्चन? अब और दो बातें बता देते हैं। ये सोचिए 20 बार या 25 गिट्टी आपको खाना पड़ता है। आप पहला चम्मच उठाकर, पहले बाबा आपके साथ बैठे हैं, बाबा को पहले खिलाएंगे फिर आप खाएंगे, बाबा को पहले खिलाएंगे फिर आप खाएंगे, हर बार। तो 25 टाइम्स पहले उस साथी को खिलाना, उसको बच्चा बना के खिला सकते हैं, फ्रेंड बना के खिला सकते हैं, बाबा बन के खिला सकते हैं, जीवन साथी बन के, कंपेनियन बन के खिला सकते हैं, जैसे आपको चाहिए। आपका जो संबंध को आपको एक्सपीरियंस करना है, बाबा को वो संबंध में ले लीजिए। तो आप पहले बाबा को खिलाएंगे, चम्मच उठाकर 1 मिनट 1 सेकंड के लिए पॉज करेंगे, इन दिस वे। नहीं, ठीक है। सो स्पून उठाइए, अगर हाथ से खा रहे हैं तो ऐसे उठाकर जस्ट 1 सेकंड रुकिए, जैसे कि बाबा को आपने पहले खिलाया फिर खा लीजिए। अच्छा, फिर सेकंड टाइम आपने उठाया, बाबा को ऑफर किया, विजुअलाइज कीजिए बाबा आपके साथ बैठे खा रहे हैं, फिर आप खा लीजिए। इसमें क्या होगा, सोचिए 25 गिट्टी आपको उसको पूरा करने के लिए करना हो रहा है, 25 में से 5 बार आप भूल गए, तो 20/25 तो आपने बाबा को याद किया ना, बाबा को खिलाया ना साथ में, तो शक्ति अपने आप भरेगी। तो ये प्रैक्टिकल युक्तियां आपको निकालना होगा, और आपको कितना एकाग्र रहेगा, नहीं तो क्या होगा, बाबा এই বড়াটা খুব ভালো হয়েছে, এটা কি ভেজিটেবল চপ নাকি? দিদি তো রেগুলার বানায় না, আজকে মুকুল ভাই এসেছে বলে বানিয়েছি। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি কিরকম, আরে এটা তো দারুণ, আমার ছেলের খুব ভালো লাগবে। দিদি কিভাবে বানিয়েছেন? आप घुस गए टोटली गृहस्थी में, गया खाना, कहते हैं भैंस गया पानी में। তখন দিদি জিজ্ঞেস করছে, এই ভাই ভালো করে খাও, হ্যাঁ সেবা আছে অনেক। हाँ दीदी, अरे उसको थोड़ा छोटे छोटे बड़े समस्या को, खाना इतना बड़ा समस्या है, समस्या मतलब याद नहीं रहता, स्टार्टिंग में याद कर लिए, फिर हर गिट्टी में याद कीजिए, तो ये प्रैक्टिस आ जाएगा। और ये कॉन्शियसली करके देखिए, बहुत अच्छा होगा, इधर उधर की बातें याद नहीं आएंगी। और अच्छा, आप अगर बाबा के साथ नहीं तो हर गिट्टी में सोमान का प्रैक्टिस कीजिए, तो भी अंदर जो भरेगा ना, खून में जो जाएगा वो तो कूट कूट कर भरेगा। ओके, तो ये खाने का हो गया, थैंक यू माता जी। अब चलते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, पेट भरे महाभोजन खाওয়ার পরে কি দরকার? घूम दरकार ना नहीं? नींद का जरूरत है या नींद का जरूरत है? भाई नींद में पुरुषार्थ हो सकता है, कैसे मजेदार कुछ हो जो नींद में पुरुषार्थ हो तो अच्छा होगा या नहीं? अच्छा होगा। और बीके 2 बार सोते हैं, जो ऑफिस करते हैं वो नहीं सोते हैं, लेकिन कई ऐसे खुश नसीब है जिनको दोपहर को सोने को मिलता है ना? तो उसका पूरा लाभ लीजिए, सोइए। हाँ, सोना बुरा नहीं है, लेकिन कैसे सोना है वो मैं डेमो करके बताता हूँ। ठीक है, आप तुम्हें हमें हेल्प करबे। क्या नाम है आपका? सॉरी, ठीक है, अभी बेड में बैठ जाओ, बेड में बैठो, सो नहीं, ठीक है, सो नहीं, सोना नहीं। हाँ, अभी स्वर्ण आपको लेटना है, नहीं, आप तो यूं तो फट से लेट जाओगे, लेकिन वैसा नहीं, आप एक तरफ हाथ रखो, एक पाशे धरो, हाथটা এক পাশে রাখো, দুটো হাত এক পাশে রাখো, ওইদিকে। এবার পাটাকে লম্বা করে এই পাশ ফিরে ধীরে ধীরে শো, এই পাশ ফিরে শো, পাশ ফিরে ধীরে ধীরে শো। স্বর্ণ টক করে শুয়ে যাচ্ছে, ফিট আছে। হ্যাঁ, এবার সিধা हो जाओ, लेट जाओ। आपको कुछ देर के लिए, जब आप नींद शुरू करते हैं तो आपको कुछ देर के लिए इस तरीके से सोना है।
लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शवासन नहीं है। এবার শোনো না, হাতটাকে এইভাবে ক্রস করো, নাভির উপরে রাখো, নাভি নাভি পেটের উপরে না, নাভি না, ठीक है। नेवल, नेवल के ऊपर, नाभि के ऊपर हाथ को क्रॉस करके रखना है। अभी हमारे जैसे मोटा पेट हो गया गणपति बाप्पा जैसे, तो क्या करेंगे, हाथ को साइड में रखेंगे, ठीक है। लेकिन नाभि से ऊपर नहीं रखेंगे, नाभि से नीचे नहीं रखेंगे, नाभि पे हाथ रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लेटेंगे। ओके, समझ में आया? कुछ देर के लिए ना, सोते समय शिव बाबा को आप याद करेंगे या सतयुग के कोई दृश्य याद कीजिए, सोमान याद कीजिए। आपको सूक्ष्म वतन में अनुभव लेना है, मूल वतन का अनुभव लेना है, जहां का अनुभव लेना है वो आप अपने आप को बताएंगे। आपका पोजीशन ये होगा, ये शवासन नहीं है, और शवासन में आप कभी भी नहीं सोएंगे। अगर कोई सोते हैं तो आज से बंद कीजिए सोना। शवासन जागृत अवस्था में रेस्ट करने का आसन है, और वो आसन है, वो सोने का आसन नहीं है। हाँ, इसके साइड में अगर आप हाथ रखते हैं, ये शवासन हो गया, इसमें सोना नहीं है आपको, इस नींद करने के लिए पोस्चर नहीं है। क्रॉस कर लीजिए हाथ को, हाँ नाभि में। आप शवासन नहीं, आप सुपाइन पोजीशन में लेटे हुए हैं, शवासन जैसा लेटे हुए हैं, लेकिन नाभि के ऊपर हाथ रखे हैं। चेस्ट के ऊपर हाथ रखेंगे तो जब आप नींद हो जाएगा लगेगा कोई आपका गला दबा रहा है, क्योंकि हाथ का वजन है ना, लगेगा कि कोई गला दबा रहा है। तो आपको नाभि पर ही रखना है। और इसके बाद आपको एकाग्रता यहां से ऊपर की ओर ले जाना है, यहां से एकाग्रता को ऊपर की ओर ले जाना है। और एकाग्रता को कैसे आप आंखें बंद करेंगे, आंखें इस तरीके से सीधा बंद करना एक है, रोल अप करेंगे, रोल अप करके आंखें बंद करके फिर एकाग्र करेंगे। जैसे कि मैं रोल अप कर रहा हूं, इस तरीके से मैं रोल अप करके आंखें बंद कर दिया। एकाग्रता को भ्रुकुटी के बीच, अभी मैं संकल्प दे रहा हूं कि अब मैं अगला 6 घंटा गहन नींद में प्रवेश कर रहा हूं। मैं बाबा की ब्रह्मा बाबा की गोद पे माथे देकर सोया हुआ हूं। शिव बाबा का सकाश आ रहा है, और सारा रात मैं फरिश्ता स्वरूप का गहन अनुभूति करता जाऊंगा। जैसे जैसे मैं नींद करते जा रहा हूं, नींद के अंदर मेरे अंदर दिव्यता, मेरे अंदर सहनशीलता, मेरे अंदर शांति, शक्ति उजागर होती जा रही है। और सुबह जैसे मैं ही उठूंगा तो मुझे बहुत रिफ्रेश, रिजुविनेटेड महसूस होगा, और मैं अब शिव बाबा के गोद में समा रहा हूं। इस प्रकार से अफर्मेशन देके आप सो जाइए, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, ऐसे पैर फोल्ड करके बैठते थे। बाबा के रूम में एक चेयर भी हुआ करता था। ब्रह्मा बाबा के कमरे में एक चेयर था, एक खटिया थी और गद्दी थी नीचे। तो बाबा तपस्या के लिए क्यों गद्दी में बैठ के करते थे? बाबा तपस्या चेयर में भी बैठ के कर सकते, कुछ तो राज होगा, ठीक है। जिनका पैरों में दर्द है, या सर्जरी हुई है, या वजन ज्यादा है, वो ठीक है, भले करे। बट यूथ्स जो है, आप एक आदत बना लीजिए, बिल्कुल ज्ञान योग के लिए चेयर यूज नहीं कीजिए। और आपको बैठना कैसे है थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे दर्द नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, ये फोल्ड करने के बाद ना इसको खींचते हैं ऊपर, इसको खींचना नहीं, इसको धीरे से फोल्ड करके यहाँ रखें। अब आप जो राइट दूसरा लेग फोल्ड कर रहे हैं, इसको जस्ट ऐसे, क्योंकि आपका पैर बना है ये मूवमेंट के लिए, आपका नीज इस मूवमेंट के लिए बनी है, ये मूवमेंट के लिए बनी नहीं है, इसके लिए बनी नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही फोल्ड करना है, इसको इधर मोच नहीं देना है, ऐसे फोल्ड करके हल्का रूप से यहाँ रख देना है, दैट्स ऑल। तो आपको दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस छोड़ना नहीं। ओके, ओम शांति। ओम शांति।